आप भी वेन्यू घर लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। हमने रिसेंटली ट्रिप्स भी किए हैं इसमें हिमाचल के, और हम काफ़ी दूर तक गए थे, गोंदपुर अंजन तक हम होके आए थे। तो इसमें देखिए, अगर आप इसका एवरेज देखेंगे तो अभी भी तो आपको एक अभी फील हुआ कि E20 वगैरह का आपने कोई माइलेज ड्रॉप फील किया हो? उस टाइम जो इसका प्राइस था वो चल रहा था लगभग 11,35,000 के आसपास, और आफ्टर डिस्काउंट ये मेरे को 10। तो सभी को नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल व्हील्स एंड वाइज पर। आपने हमारी लास्ट वीडियो पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो उसी से रिलेटेड हम एक और नई वीडियो लेकर आ गए हैं जो हमारी होने वाली है न्यू वेन्यू पर। अगर आप भी वेन्यू घर लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब क्योंकि वेन्यू मैं खुद ऑन करता हूं तो मैं तो अपने आप से क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा, तो साथ में हमारे पार्टनर इन चैनल एंड पार्टनर इन क्राइम हमसे पूछेंगे क्वेश्चन और हम करेंगे उसका आंसर। तो स्वागत करते हैं हम मिस्टर आशीष का। हेलो आशीष, वेलकम वंस अगेन। थैंक यू सो मच। तो आज हमने चैनल के ओनर को पकड़ लिया है, उनका इंटरव्यू आज हम खुद लेंगे। तो आप हमें ये बताइए कि ये कौन सा मॉडल है, आपको कौन और कितने की पड़ी, और आपको कंपनी ने इसके बाद कौन कौन सी एक्सेसरीज वगैरह प्रोवाइड करी है? देखिए, ये लगभग आज से पूरा 1 साल हो गया है। मैंने अक्टूबर 2024 में इसको परचेज़ किया था और अभी अक्टूबर 2025 चल रहा है। और ये मॉडल है इसका एस ऑप्शनल प्लस मैनुअल ट्रांसमिशन विद पेट्रोल के अंदर, ओके। और ये मुझे पड़ा था उस टाइम, जो इसका प्राइस था वो चल रहा था लगभग 11,35,000 के आसपास, और आफ्टर डिस्काउंट ये मेरे को 10-30, 10-35 में पड़ गया था। तो यानी कि दिवाली पे आपको काफ़ी अच्छा खासा लगता है, आपकी कहीं जान पहचान थी शायद Hyundai वगैरह में, वरना जनरली Hyundai वाले इतना डिस्काउंट प्रोवाइड नहीं करते। नहीं, एक्चुअल में मैंने 2-3 डीलरशिप से बात की थी और थोड़ा नेगोशिएट करने के बाद कि कॉम्पिटिटिव प्राइस किस में मिलता है, तब जाके मुझे ये एक अच्छा ऑफर मिला था इस। हाँ, तो मैं अपने व्यूअर्स को ये ज़रूर बताना चाहूँगा, आप जब भी जाएँ कम से कम एक ही कंपनी, अगर आपको गाड़ी डिसाइड भी हो गई है तो मल्टीपल डीलर्स के पास जाएँ, उनसे कोटेशन लें, उसके बाद ही फाइनलाइज़ करें। क्योंकि अगर आप एक ही के पास जाएँगे वो जनरली आपको इतना अच्छा इफेक्टिव प्राइस नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। तो हाँ, इसके बाद आप एक्सेसरीज़ वगैरह कौन-कौन सी प्रोवाइड करिए आप? मैं ये एक्सेसरीज एक्चुअल में इस मॉडल में ना, ये तभी थोड़े टाइम पहले ही लॉन्च हुआ था जब मैंने परचेज किया था। तो इसमें बाहर से मेरे को कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक्सेसरीज में उन्होंने साइड में क्रोम बीडिंग वगैरह दी थी मेरे को, और इसके अलावा मैट्स दिए थे, एक गाड़ी का कवर और दे दिया था। ठीक है। तो इस सेगमेंट में जैसे बहुत सारी गाड़ियाँ और भी आती हैं, जैसे आपकी नेक्सॉन हो गई, आपकी काइलैक आ गई, उस टाइम पे आई थिंक काइलैक आ गई थी, एंड आपकी सोनेट आती है। इसके अलावा वेन्यू का ही बहुत, एक वेन्यू रॉकेट भी जानी जाती है, वेन्यू डीजल। और फिर हम जाते हैं मारुति में, उसमें सीएनजी के ऑप्शन बहुत सारे हैं, क्योंकि हमें पता है आजकल E20 का क्या चल रहा है। तो आपने वो सब मॉडल्स लेने मतलब दूसरी गाड़ी कौन कौन सी ट्राई करी, और दूसरे फ्यूल ऑप्शंस में आप क्यों नहीं गए, आप मैनुअल पेट्रोल में ही क्यों अब लिया? एक्चुअल में मेरा पहले घर से भी थोड़ा ये था कि क्योंकि मेरी रनिंग लगभग रोज़ की 60 किलोमीटर के आसपास रहती है, तो पहली चीज़ तो मुझे ये थी कि मेरे को, क्योंकि सिटी में ही सारा ड्राइव है, मेरा ऑफिस जाना और आना दिल्ली, विद इन दिल्ली चलनी है, तो मेरे को ये था कि मेरे को नेचुरल एस्पिरेटेड ही ऑप्शन में रखना है। अच्छा, और मेरे को टर्बो वाला नहीं चाहिए था। तो काइलैक उस टाइम लॉन्च होने वाली थी, तो मैंने सोचा भी था मैं काइलैक ले लूँगा, 3XO की तरफ भी मैं जाना चाह रहा था। बट क्योंकि मेरी रनिंग सिटी में ज़्यादा थी और माइलेज का इशू उनमें रहता है, तो इसलिए मैंने ये कंसिडर किया था। अब सीएनजी का मेरा ये था कि उसमें एक तो आपका बूट खत्म हो जाता है बिल्कुल ही। हाँ, तो इसमें क्या है कि हमने रिसेंटली ट्रिप्स भी किए हैं इसमें हिमाचल के, और हम काफ़ी दूर तक गए थे, गोंदपुर अंजन तक हम होके आए थे। तो इसमें 5 जनों का लगेज भी आ गया था साथ में, और हमने 5 जने आराम से बैठ के इसमें चले भी गए थे। तो सीएनजी मैंने इसलिए कंसिडर नहीं किया क्योंकि बीच-बीच में ट्रिप्स हमारे लगते रहते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि मैं चाहता तो था वेन्यू में डीज़ल ऑप्शन लेना, बट ये जो आप नंबर प्लेट देख रहे हैं ना, ये जो लगा हुआ है डीएल, इसने थोड़ा-सा मेरे को इतना मजबूर कर दिया पेट्रोल पे जाने के लिए, क्योंकि यहाँ, अब जैसा कि आपको पता है, डीज़ल में कभी कुछ कैप लग जाती है पॉल्यूशन की वजह से दिल्ली में, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो नितिन गडकरी जी ने ये बोल ही दिया है कि हम धीरे-धीरे डीज़ल बिल्कुल बंद खत्म ही कर देंगे। और हम सिर्फ कमर्शियल गाड़ियों के लिए रखेंगे। तो मुझे ये कहीं न कहीं ये डर भी था, और उसकी 10 साल वाली जो लाइफ़ है विद इन दिल्ली, उस वजह से भी मैंने इसको कंसिडर किया। आई थिंक आजकल लोगों को काफ़ी डर है डीजल का, पर हमने देखा है कि डीजल वेन्यू आई थिंक वो एक ऐसा बीस्ट है जो अगर आप ले लो तो आपको कभी परेशान नहीं करेगी। बट विद द टाइम जो आजकल चल रहा है, जैसे गडकरी साहब बोल रहे हैं, मतलब और भी जैसे नॉर्म्स आते जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं डीजल में भी E20 वगैरह ऐसा कुछ आने वाला है, जिससे वो डीजल को मिक्स करके उसकी भी बेसिकली माइलेज वगैरह ड्रॉप हो सकती है। तो आपको ये कभी फील हुआ कि E20 वगैरह का आपने कोई माइलेज ड्रॉप फील किया हो, और आपने अगर ऑक्टेन 95 XP 95 वगैरह डलवाने के बाद कुछ आपको डिफरेंस फील हुआ इस गाड़ी में? हाँ, एक्चुअल में क्या है ना कि इसमें मेरे को सबसे ज़्यादा
स्टार्टिंग में जब मैंने गाड़ी ली थी तो उस टाइम तो मैं बहुत लाइट फुट चलाता था, क्योंकि नई नई मेरी गाड़ी थी और मैं पहला इसका एक्सपीरियंस, मेरा मतलब ड्राइविंग एक्सपीरियंस इसी से शुरू हुआ है। अच्छी पहली गाड़ी मेरी लाइफ में यही है। तो उस टाइम मैंने देखा था कि फर्स्ट सर्विस जो मेजर सर्विस रहती है 10,000 किलोमीटर वाली, उसमें इस गाड़ी ने मेरे को लगभग 14.8 MID पे दिखाई, एवरेज। तो अभी जब इसकी सर्विस हो चुकी है और ये 16,000 चल चुकी है, तो 10,000 से लेके 16,000 वाला जो है, जिसमें ये 6,000 किलोमीटर चल चुकी है, उसमें अभी ये 14.4 के आसपास दिखा रहा है, जबकि ये बोला जाता है कि पहली सर्विस के बाद आपकी माइलेज बढ़ जाती है। तो मोर और लेस ये सेम ही है। हाँ, लगभग सेम ही पड़ेगा। और बाकी ये भी कह सकते हो आप कि थोड़ा ड्राइविंग स्टाइल भी चेंज हो गया है, क्योंकि अब थोड़ा आप जब चलाते रहते हो तो कॉन्फिडेंस आपको आ जाता है। आप ये चीज़ ध्यान रखें कि ये उनकी आई थिंक 90% के आसपास, आपकी कितनी 90 या 100% आई थिंक सिटी राइड होगी मंथली कभी कभार। मंथली तो इतनी रहती है, क्योंकि 2 या 3 मंथ में हमारा 2 मंथ में हमारा ऐसा होता है कि कोई बाहर का ट्रिप बन जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑलमोस्ट 90% ये बोल सकते हैं सिटी ड्राइव के बाद भी इनको ऑलमोस्ट 15 की एवरेज मिल रही है, जो बहुत अच्छी है कंसिडरिंग दिल्ली का ट्रैफिक इतना खराब है। तो जब माइलेज की बात आई गई है तो आपने ब्रेजा क्यों नहीं कंसिडर करी? क्योंकि आई थिंक 1.5 NA पेट्रोल इस सेगमेंट का बेस्ट इंजन है। एक्चुअल में मैंने ब्रेजा बुक कराई हुई थी इससे पहले, एक LXi और VXi और ZXi में मेरे को कन्फ्यूज़न था, पर जिस हिसाब से मेरा बजट चल रहा था तो मैंने VXi वाला बुक कराया था। लेकिन इसको कंसीडर करने के बाद और उसको कंसीडर करने के बाद, आप इंजन नो डाउट उसका सबसे बेस्ट है 1.2, बट उसकी जो अंदर की प्लास्टिक की क्वालिटी है ना, वो आप देख सकते हो, वो काफ़ी थोड़ा लूजी सी, और हाँ, तो वो कुछ टाइम बाद मैंने देखा है मारुति आवाज़ करने लग जाती है उसके जो पार्ट। फील नहीं होती। और दूसरा मतलब उसमें बैठ के ना वो फील नहीं आ रहा था, जैसे उसका डैशबोर्ड वगैरह काफ़ी ओल्ड स्कूल टाइप का लगता है, उसका स्टीयरिंग भी आपको ऐसा लगता है जैसे बहुत पुराना मिल। VXi में आपको ये, हाँ, आर्म रेस्ट भी नहीं मिल रहा है सेंटर में, और इसमें बहुत सारी चीज़ मुझे एक्स्ट्रा मिल रही थी, जैसे इसमें बैक कैमरा भी मिल रहा था, उसमें वो भी नहीं मिल रहा था, इसमें रूफ रेल्स भी मिल रही थी, और इसमें मुझे TPMS भी मिल रहा था साथ में। तो बहुत सारी चीज़ छोटी-छोटी ऐसी थी, और सबसे बड़ी बात है, इसमें 60-40 स्प्लिट मिलता है, और उसके साथ-साथ इसमें तीनों पीछे के मूवेबल हेडरेस्ट मिलता है। हाँ, वो बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि आजकल रोड एक्सीडेंट्स, ये बेसिकली सेफ्टी फीचर्स में कंसीडर किया जाता है पीछे का हेडरेस्ट, जो आपको विप्लैश इंजरी से बचाता है। तो ये आजकल की गाड़ियों में सब में होना चाहिए। तो हम आपको अब ये दिखाते हैं कि एस ऑप्शनल प्लस में क्या क्या मिल जाता है। जैसे कि पहले तो इसमें क्रोम वाली ग्रिल मिल जाती है, कंपनी से फिटेड LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, तो आपको बाहर से कुछ कराने पड़ेगा। कॉर्निंग फंक्शन का लैम्प भी मिल जाता है, आप मोड़ेंगे तो आपको वो एक एक्स्ट्रा लाइट इल्यूमिनेट हो जाती है, जिससे आपको रोड दिख जाता है। व्हील्स हमारे वही हैं, बट ये ऐसे नहीं लगते, वो जो वाइट कलर के जिसके ऊपर कैप्स लगाए थे उनसे बहुत बेटर लग रहे हैं। साथ में आपके ये जो ORVMs हैं, ये फोल्डेबल नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल तो है। प्लस यहाँ पे आपको MID मिल जाती है। और अगर आप इस पे देखिए, अगर आप इसका एवरेज देखेंगे तो अभी भी दिखा रहा है 5000 किलोमीटर्स में 14.5 का, जो कि बहुत अच्छा है। और आपको डुअल टोन में आपको इसका इंटीरियर मिल जाता है वाइट एंड ब्लैक में। थोड़ा सा मेहनत लगती है इसको मैनेज करने में, बट इट्स वेल एंड गुड, अच्छा लगता है, थोड़ा एरी सा फील होता है आपको। इसके अलावा आपका जो सबसे अच्छा फीचर है वो ये है, 60-40 स्प्लिट है। आप आराम से अपना बूट एक्सेस कर सकते हो अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो, कुछ सामान निकालना है। पार्सल ट्रे आपको कंपनी से लगी हुई मिलती है फ्री में। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं, रियर AC वेंट्स हैं, और एक आई थिंक डिसेंट साइज का अपने को एक 4 या 5 लोगों की फैमिली के लिए बूट स्पेस मिल जाता है। अब हम तुषार जी से पूछना चाहेंगे कि इस गाड़ी का ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है, और इस इंजन की जो 1.2 लीटर NA इंजन है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। और जैसे आपने बताया आप इसको लेके आई थिंक गोंगबो रंजन जो आई थिंक लद्दाख वगैरह में पड़ता है, तो ओवरऑल इसने आपको वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस दिया, कोई प्रॉब्लम्स वगैरह आई, या आप कितने लोग थे, और ये सब चीज़ें। तो देखो, वैसे तो ये मैं मानता हूँ कि इसका जो इंजन है वो हाईवे पे बहुत अंडर पावर फील होता है, बट सिटी राइड के लिए स्मूथ इंजन इतना है, और इसको चलाने में मज़ा आता है। अगर आप मतलब बिल्कुल ऐसा एंथुजियास्ट नहीं है कि बिल्कुल आपको पंजा दबा के गाड़ी भगानी है, तो उनके लिए ये इंजन नहीं है। लेकिन जो रोज़ अपना कम्यूट करते हैं ऑफिस ऑफिस से घर, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और जो हमारा ट्रिप रहा था पहाड़ों का, हम 2-3 जगह गए हैं, तो उसमें इसने मेरे को कहीं भी ऐसा फील नहीं कराया कि ये बहुत ज़्यादा खिंच रही है। कुछ जगह पे ऐसा था जहाँ ऑफ रोड था और थोड़ा रोड मडी था, तो इसके व्हील्स थोड़ा स्पिन कर रहे थे। बट 5 जनों के साथ और उनके लगेज के साथ हम अच्छे से पूरी ट्रिप करके आए हैं, एन्जॉय करके आए हैं। बीच में 1-2 जगह ऐसा हुआ था जो हमें ऐसा लगा था कि गाड़ी नहीं खिंच रही, तो अब क्योंकि वहाँ और भी गाड़ियाँ नहीं खिंच रही थी, फ्रंट व्हील ड्राइव में जनरली प्रॉब्लम होती है कि और ग्रिप नहीं बना पा। बाहर से आगे एक क्रेटा भी चल रही थी, तो उसको भी इशू आ रहे थे, और उससे भी आगे एक हमारी चल रही थी मारुति की अर्टिगा, तो वो भी इशू कर रहा था वहाँ, तो हमें कुछ ऐसा अलग सा फील नहीं हुआ।
काफ़ी अच्छा इसने हमें सपोर्ट किया पूरे ट्रिप पर। हाँ, जनरली वैसे यही बोला जाता है, अगर आप ज़्यादा पहाड़ों पे मडी एरियाज़ और ऑफ रोडिंग वगैरह कहीं आती है तो जनरली 4x4 या रियर व्हील ड्राइव ज़्यादा कामयाब रहती हैं एज़ कम्पेयर टू फ्रंट व्हील ड्राइव। यहाँ पे सारी ही फ्रंट व्हील ड्राइव जनरली स्ट्रगल करती हुई दिखती हैं। अब जैसे आपने बताया 15,000 किलोमीटर आप चला चुके हैं, तो आपने इसकी एक सर्विस भी करा ली आई थिंक 10,000 वाली, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? Hyundai वगैरह वालों का रिस्पॉन्स वगैरह कैसा रहता है? कहीं डिले करते हैं? विद इन द टाइम लिमिट्स आपको अपनी गाड़ी सर्विस करा के दे देते हैं? तो उसके बारे में कुछ बताइए आप। देखो, सर्विस एक्सपीरियंस मेरा इसमें गाड़ी में काफ़ी मतलब अभी तक पॉजिटिव ही रहा है। मेरे नॉन में भी 1-2 के पास Hyundai की गाड़ियाँ हैं, तो उनका भी मतलब दूसरे डीलरशिप से हैं, दूसरी जगह सर्विस कराते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा है। और मतलब जो भी हम चीज़ कोई हमें गाड़ी में कमी लग रही है, जब हम उसके पास लेकर जाते हैं डीलरशिप के पास, तो वो अच्छे से सुनता है और पूरा उस पे वर्क करके देता है। 1-2 चीज़ों में मुझे इसमें ऐसा हुआ है कि सर्विस में जैसे क्लच में थोड़ा-सा कभी-कभी एक आवाज़ आ रही थी। तो बीच में भी मैं सर्विस के बाद भी वहाँ पे गया हूँ, तो उन्होंने ग्रेसिंग वगैरह करके मेरे को बिल्कुल मतलब सैटिस्फाई करके वहाँ से भेजा था। तो अब हम इनसे पूछते हैं कि इनको अब तक अपनी गाड़ियों में क्या ऐसे फीचर हैं जो इनको लगते हैं कि ये दूसरी गाड़ियों से बेटर है इसी सेगमेंट की, जैसे नेक्सॉन वगैरह हो गई, काइलैक वगैरह हो गई, और कहाँ पे इनको लगता है कि ये चीज़ें इंप्रूव की जा सकती है इस गाड़ी में। जैसे मैं इनसे एक बार पहले बीच में बात कर रहा था वीडियो स्टार्ट होने से पहले कि ये बता रहे थे इनका सेकंड गियर में थोड़ा सा वो गियर अटकता है, तो हो सकता है वो शायद ग्रीसिंग वगैरह से ठीक हो जाए। तो वो चीज़ हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनको क्या प्रॉब्लम्स दिखती हैं इस गाड़ी में, अ, कि किसी को ये कंसीडर करनी चाहिए गिवन दैट कि एक नई वेन्यू अगले कुछ ही टाइम में हमारे सामने लॉन्च होने वाली है। तो उससे रिलेटेड आप कुछ बताइए। इसमें पहला तो यही, जब हाईवे पे जाते हैं तो इंजन थोड़ा अंडर पावर लगता है, और दूसरा ये है कि बाकी गाड़ियों के कंपैरिजन में इसकी जो पीछे की सीट है ना, उस पे थोड़ा आपको कम स्पेस मिलता है। तो लेकिन मेरे को ये था कि 80% या 90% मुझे अकेले ही गाड़ी ड्राइव करनी होती है, तो वो मेरे लिए ठीक है। और बाकी जो फैमिली हम जाती है तो मोस्टली 4 लोगों की जाती है, तो 4 लोग इसमें बड़े कंफर्टेबली बैठते हैं। लेकिन हाँ, ट्रिप हमने 5 जनों के साथ किया था, तो वो भी कंफर्टेबल था। बीच-बीच में हम रुक रहे थे, आराम से अच्छे गैप ले रहे थे, रुक हाँ। रहे थे। अब रही बात बाकी कंपनीज़ की, और जो अच्छा देती हैं, वो है कि ये 5 स्टार रेटिंग नहीं देती है। अब जो नई वेन्यू आ रही है, अगर वो 5 स्टार रेटिंग देती है इस सेगमेंट में, तो बहुत अच्छा चेंज आएगा और ये काफ़ी अपना मार्केट ग्रैब कर सकती है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं Hyundai से शायद अगर नई वेन्यू है तो उसमें 1.5 लीटर इंजन में इंट्रोड्यूस कर दे तो वो सेगमेंट किलर बन सकती है इस सेगमेंट में। बट उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। और क्या आपको इसमें कमी लगती है अपने हाँ, point of view कमी एक ये है कि जब इन्होंने एडजस्टेबल ओआरवीएम दे दिए थे, तो फोल्डेबल भी दे देने चाहिए थे। तो वो का मतलब वैसे तो इशू नहीं आता है, बट जब आप पार्क करते हो ना गाड़ी क्लोज स्पेसेस में, या जहाँ जगह कम होती है, तो आपको वो बंद करके जाने पड़ते हैं। वो थोड़ा एक पता है मेरे को। थोड़ी निटी-ग्रिटीज़ है जिनको कंपनी कंसीडर कर सकती है, क्योंकि जब आप क्लोज़ स्पेस से निकालते हो तो फिर आपको अगर कोई सिंगल ड्राइवर इसको ड्राइव कर रहा है, इसको कैसे फ़ोल्ड करेगा उतर के? तो वहाँ प्रॉब्लम होती है, वहाँ लगने का खतरा भी रहता है हमारी इस गाड़ी को। और सबसे बड़ा जो मेरे को इसमें आया है, वो है इसका हॉर्न का प्रॉब्लम, क्योंकि वो बिल्कुल जब हम पहाड़ों में कुछ एक पर्टिकुलर हाइट से ऊपर चले जाते हैं ना, तो वो हॉर्न साउंड करना ही बंद कर देता है। ये होपफुली, या ये आई गेस और भी लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया होगा पहाड़ों में ऐसा। तो वो मुझे सिर्फ़ एक इकलौती ऐसी चीज़ है जो मुझे बाहर से चेंज कराने की ज़रूरत पड़ी। क्योंकि बाकी इसमें थ्रो भी इसका सिटी के हिसाब से सही है। हाईवे पे जब आप नाइट में जाएँगे तो आपको थोड़ा इश्यू आ सकता है। तो ये था हमारा करंट वेन्यू का ओनरशिप एक्सपीरियंस जो हमारे तुषार सर ने हमको दिया। तो अभी हमें जैसे पता है कि विद इन कुछ 1-2-3 वीक्स में शायद हो सकता है न्यू वेन्यू लॉन्च होने वाली है। अभी तो जो गिवन डेट आ रही है वो 4th ऑफ नवंबर आ रही है। होपफुली हम उसकी वीडियो भी आपके सामने जल्दी-जल्दी लाएँगे जब भी वो लॉन्च हो जाएगी। तो हम अज़्यूम करते हैं कि नई वेन्यू जो लाएगी वो सेम इंजन ऑप्शंस में ही आने वाली है। अब शायद उसमें लेकिन हाइब्रिड वाला कुछ इंट्रोड्यूस कर सकती है hyundai, क्योंकि बाकी कंपनीज़ भी हाइब्रिड इंजन लेकर आ रही हैं। हाँ, हो सकता है सीएनजी ऑप्शन भी डाल दें अभी तक, क्योंकि अभी तक लोग रेट्रोफिट करवा के बाहर से लगवाया करते थे। तो देखते हैं क्या लॉन्च होता है। तो हमारे चैनल पर आप जुड़े रहिए, हम लेटेस्ट वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहेंगे, और नई वेन्यू की वीडियो हम पूरी कोशिश करेंगे कि लॉन्च के टाइम पर ही आपको दिखा सकें।